बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था जिसका नाम मूलचंद था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था और नगर के बीचों बीच उसकी दुकान थी। उस दुकान में नमक, चावल, गुड़, दालें सभी कुछ बेचा जाता था। उसकी ईमानदारी और अच्छे माल की वजह से लोग दूर दूर से उससे सौदा लेने आते थे। उसकी दुकान में दो लड़के भी काम किया करते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। दोनों एक ही उम्र के थे और गरीब परिवार से थे। दोनों के ही बाप इस दुनिया में नहीं थे और वे सेठ के मोहल्ले में ही रहते थे। सेठ को उन दोनों के घरों की हालत का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उसने उन्हें अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया था। दुकान से उन्हें जो कुछ भी मिलता वो अपनी माओं के हाथ में रख देते थे, जिससे वो घर का खर्च चला सकें। दोनों लड़के बड़ी मेहनत और ईमानदारी से सेठ मूलचंद का हाथ बटा रहे थे। सेठ उनके काम से बहुत खुश था। एक रोज दोपहर का वक्त था और बहुत गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। रामू और श्यामू दुकान के कोने में दोपहर का खाना खाकर बैठे थे। सेठ भी दुकान पर मौजूद था। दोनों लड़कों की बस यही कोशिश रहती थी कि उनके किसी भी काम से सेठ को कोई तकलीफ ना पहुंचे। रामू ज्यादा समझदार था। उसे हर मामले में सोच विचार करने की आदत थी, इसीलिए सेठ उसे बहुत पसंद करता था। रामू दुकान के मामलों में भी बहुत दिलचस्पी लेता था और सेठ को सलाह भी दिया करता था। उस दिन गर्मी की वजह से ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था, इसलिए सेठ ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा लूं। शाम से पहले वापस लौट आऊंगा। उसने अपने गल्ले में रखी हुई अशर्फियां एक थैली में रख ली और उन्हें उठाने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक बड़ा ही रौबदार आदमी खड़ा हो गया। उसे दुकान में आता देखकर सेठ वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि सेठ को लगने लगा कि यह बहुत ही अमीर आदमी है। वो अंदर आ गया तो सेठ ने कहा, कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उस आदमी को देखकर रामू और श्यामू भी अपनी अपनी जगह से उठकर उसके नजदीक आकर खड़े हो गए। वे समझ गए थे कि यह अमीर आदमी जरूर बहुत सारा सौदा खरीदेगा। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गौहर सौदागर है। मैं सुल्तानपुर में रहता हूं और वहीं पर मेरी दुकान भी है। इस बार सुल्तानपुर में बारिश बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से वहां ज्यादा फसल नहीं पैदा हो सकी। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर आपके पास आना पड़ा है। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं। आपकी चीजें बहुत अच्छी होती हैं और दाम भी बहुत कम होते हैं। मुझे बहुत मात्रा में अनाज, दालें और गुड़ चाहिए। ये सब मिल सकता है? सेठ मूलचंद ये सुनकर बहुत खुश हुआ और गौहर सौदागर को एक तख्त पर बैठने के लिए कहा। सेठ ने कहा, ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर तरह का सामान मौजूद है। आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए? गौहर सौदागर ने कहा, मैं अपने साथ 6 ऊंट लेकर आया हूं। बस आप समझ जाएं कि मुझे कितना सामान चाहिए होगा। उसकी बात सुनकर सेठ हैरान रह गया। उसने आगे झुककर दुकान से बाहर झांका। सचमुच 6 ऊंट खड़े थे और उनकी रस्सियां नौकरों ने थाम रखी थी। सेठ ने कहा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या सौदा चाहिए। मैं आपके लिए सामान निकलवा दूंगा। सौदागर ने सामान बताना शुरू किया और सेठ उन चीजों को लिखने लगा। रामू और श्यामू ने बड़ी फुर्ती से सारा सामान निकालकर दुकान के बाहर रख दिया और गौहर सौदागर के नौकर सामान को ऊंटों पर लादने लगे। इस दौरान सेठ हिसाब बनाने में व्यस्त हो गया कि कौन से सामान की क्या कीमत है। सारे सामान की कीमत 5000 अशर्फियां बन गई। गौहर सौदागर ने एक 1000 अशर्फियों की 5 थैलियां निकाली और सेठ के हवाले कर दी। सेठ ने एक थैली ले ली और उसे तख्त पर रख दिया। फिर उसने श्यामू को पास बिठाकर उन्हें गिनने के लिए कहा। खुद उसने दूसरी थैली खोली और उसमें रखी हुई अशर्फियों को गिन रहा था। तभी उसका हाथ अशर्फियों के ढेर से टकरा गया और कुछ अशर्फियां जमीन पर गिर गईं। ये सब बहुत अचानक हुआ था। अपनी इस हरकत पर श्यामू बहुत शर्मिंदा नजर आने लगा। रामू, जो उसके नजदीक खड़ा था, उसने जल्दी जल्दी से अशर्फियां जमीन से उठानी शुरू कर दी और उन्हें तख्त पर रखने लगा। तभी अचानक एक बात देखकर सेठ दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब रामू उन अशर्फियों को जमीन से उठा रहा था, तब उसने आंख बचाकर एक अशर्फी अपनी जेब में डाल ली थी। रामू इस बात से बेखबर था कि सेठ उसे देख रहा है।
सेठ मूलचंद रामू पर बड़ा विश्वास करता था और उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का समझता था। लेकिन रामू की इस हरकत से सेठ के दिल को बहुत ठेस लगी। हालांकि उस वक्त सेठ ने रामू को इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सोचा कि जब सौदागर यहां से चला जाएगा तब वो रामू से इस बारे में पूछेगा और चोरी के कारण उसे नौकरी से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने 5 थैलियों की अशर्फियां गिन ली तो सेठ ने देखा कि रामू दुकान में मौजूद नहीं था। सेठ के दिमाग में आया कि शायद रामू अशर्फी को छिपाने के लिए कहीं चला गया है। फिर से सेठ को रामू की हरकत पर दुख हुआ। वो उसे बड़ा ईमानदार और साफ हाथ का लड़का समझता था, लेकिन आज उसने एक अशर्फी चोरी करके सेठ के विश्वास को ठेस पहुंचाई थी। अब तक सेठ की दुकान का सारा सामान लगभग खाली हो चुका था और सामान ऊंटों पर लाद दिया गया था। सौदागर के नौकर मेहनत से थक चुके थे। सेठ ने शामू को बाजार की तरफ दौड़ाया कि वो जल्दी से नौकरों के लिए शरबत ले आए। सौदागर के चारों नौकर अपना काम खत्म करके एक कोने में बैठ गए। शामू जल्दी ही ठंडा और मीठा शरबत ले आया। अभी वे लोग शरबत पी ही रहे थे कि सेठ की नजर दूर से आते हुए रामू पर पड़ी। उसे देखकर सेठ को एक बार फिर से वही बात याद आ गई कि कैसे रामू ने एक अशर्फी चोरी की थी। उसी हरकत पर सेठ को फिर से दुख हुआ। सेठ उन दोनों लड़कों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। रामू के द्वारा की गई चोरी से उसे बड़ा सदमा लगा। अचानक सेठ ने देखा कि रामू अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ 6 सिपाहियों का एक दस्ता भी था। थोड़ी ही देर में वे सब दुकान में पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही रामू ने सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वो आदमी जिसके बारे में मैंने कोतवाल साहब को बताया था। सिपाहियों ने गौहर सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सब देखकर सेठ मूलचंद बहुत परेशान हो गया। उसने बड़े गुस्से में कहा, रामू ये सब क्या है? ये क्या बदतमीजी है? ये साहब एक सौदागर हैं और उनके साथ ऐसी हरकत नहीं की जा सकती। रामू ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर गौहर सौदागर के चारों गुलाम भी घबराकर खड़े हो गए थे। शामू भी एक कोने में डरा सहमा हुआ खड़ा था। इतने सारे सैनिकों को देखकर वो डर गया था। उधर सौदागर गुस्से से लाल हो रहा था। उसने बड़े ही गुस्से से रामू को देखा और कहने लगा, लड़के तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। उसकी बात सुनकर रामू जरा भी नहीं घबराया और बोला, अब आपकी जालसाजी की सारी पोल खुल चुकी है। आप धोखा देकर मेरे मालिक को तबाह करना चाहते थे। असली माल लेकर इन्हें नकली अशर्फियां दे रहे थे। सेठ ने जब ये बात सुनी तो उसने जल्दी से गौहर सौदागर की दी हुई थैली में से एक अशर्फी निकाली और उसे जमीन पर घिसने लगा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि अशर्फी का सोने जैसा रंग उतर गया और अंदर से पीतल नजर आने लगा। सेठ ने इसी तरह से कई अशर्फियों को घिसकर देखा और सभी नकली थी। ये देख गौहर सौदागर घबरा गया और सिपाहियों की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकामयाब रहा। सिपाहियों ने नौकरों से कहकर सेठ का सारा सामान ऊंटों से उतारकर वापस दुकान में रखवा दिया और फिर सभी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशर्फियों की थैलियां भी ले गए ताकि उन्हें मुजरिम के साथ न्याय अधिकारी के सामने पेश कर सकें। ये सब हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहां पर जमा हो गए और कई तरह के सवाल कर रहे थे। उन लोगों को सारी घटना के बारे में सेठ ने विस्तार से बताया। सेठ खुश था कि वो एक बड़ा धोखा खाने से बच गया। जब लोगों की भीड़ कम हुई तो उसने बड़े प्यार से रामू को अपने पास बिठाया और कहने लगा, रामू जब तुमने एक अशर्फी छुपाकर अपनी जेब में रखी थी तब मैंने तुम्हें देख लिया था। मुझे इस चोरी पर बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम चोर नहीं थे। तुमने जो कुछ भी किया मेरे फायदे के लिए ही किया। रामू ने खुश होकर कहा, ईश्वर का शुक्र है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। जब शामू का हाथ लगने पर अशर्फियां जमीन पर गिरी थीं, तब ठन करके आवाज हुई थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तांबे और पीतल के सिक्कों के गिरने पर ऐसी आवाज आती है, परंतु जब अशर्फी जमीन पर गिरती है तो उसकी आवाज दूसरी होती है। यूं लगता है जैसे किसी ने कोई पत्थर फर्श पर ठक करके गिरा दिया हो। अशर्फी के गिरने पर जो आवाज आती है उसमें खनक नहीं होती, जैसे पीतल या तांबे के सिक्के के गिरने से आती है। मैंने अशर्फियों के नीचे गिरने की आवाज सुनी तो मुझे शक हो गया था। मैं सबकी आंख बचाकर एक अशर्फी लेकर बाहर निकल गया और एक कोने में बैठकर उस अशर्फी को जमीन में घिसकर देखा। उसमें से पीतल दिखाई देने लगा, जबकि असली अशर्फी शुद्ध सोने की होती है।
उसे कितना भी घिस लो उसका पीलापन कभी खत्म नहीं होता। तभी मैं समझ गया था कि यह आदमी कोई धोखेबाज है और आपको ठगने के इरादे से यहां पर आया है। यह देखकर मैं भागकर कोतवाल साहब के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बड़े ही गौर से मेरी बात सुनी और सुनने के बाद मुझे शाबाशी दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही मेरे साथ भेज दिए। सेठ ने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूं कि तुम्हारी अकलमंदी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अगर वो चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं थी। शामू भी उन दोनों के पास खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो हैरान था और साथ ही उसे इस बात की खुशी थी कि उसका दोस्त इतना बुद्धिमान है। सेठ इस बात से बहुत ही खुश था। उसने रामू से माफी भी मांगी। इसी खुशी में सेठ ने दोनों लड़कों को 10-10 आने दिए और कहने लगा, अगले हफ्ते मेला शुरू होने वाला है, तुम इन पैसों से मेले में घूमना और खूब मजे करना। दोनों लड़के खुश हो गए। अगले दिन सेठ की दुकान पर शहर का कोतवाल आया और आते ही उसने रामू के बारे में पूछा। सेठ ने रामू को बुलाकर कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया। कोतवाल ने बड़े ही प्यार से रामू के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगा, तुमने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। उस ठग को मैंने न्याय अधिकारी की अदालत में पेश कर दिया है। न्याय अधिकारी ने इस सिलसिले में तुम दोनों को अपने सामने पेश होने के लिए कहा है। वो इस पूरी घटना की जानकारी चाहते हैं। रामू ने जब न्याय अधिकारी का नाम सुना तो घबरा गया, मगर सेठ मूलचंद ने उसे दिलासा दिया। कहने लगा, घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। सेठ ने अपनी दुकान बंद की और दोनों लड़कों को साथ लेकर वो कोतवाल के साथ न्याय अधिकारी के पास जा पहुंचे। वो धोखेबाज सौदागर भी वहीं पर सर झुकाए खड़ा था। थोड़ी देर में ही उनके मामले की सुनवाई शुरू हो गई। पहले सेठ ने सारी घटना सुनाई, उसके बाद रामू ने अपनी बात कही। रामू की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। धोखेबाज सौदागर का अपराध अब साबित हो चुका था, इसीलिए उसे 5 साल की सजा दे दी गई। इसके बाद न्याय अधिकारी ने रामू से कहा, युवक, मैं तुम्हारी समझदारी से बहुत खुश हूं। अगर तुम्हें अच्छी शिक्षा दी गई होती तो तुम और भी अच्छे इंसान बनते। मैंने पता करवा लिया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। मैंने फैसला किया है कि सरकारी खजाने से तुम्हें हर महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के काम आएगी। मैं तुम्हारे सेठ को भी ये हुक्म देता हूं कि वो तुम्हारी अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करें और खाली समय में तुम उसकी दुकान पर काम कर सकते हो, जिसके लिए वो तुम्हें तनख्वाह भी देगा। न्यायाधिकारी की बात सुनकर रामू को जरा भी खुशी नहीं हुई और ये बात न्यायाधिकारी ने उसके चेहरे से भांप ली थी। न्यायाधिकारी ने हैरान होकर पूछा, युवक, तुम खुश नहीं हो? रामू ने कहा, मैं खुश तो हूं, लेकिन ज्यादा नहीं। न्यायाधिकारी ने पूछा, इसकी क्या वजह है? रामू ने जवाब दिया, इसका हकदार तो मेरा दोस्त शामू भी है। अगर उसका हाथ लगने की वजह से अशर्फियां नीचे ना गिरती तो मुझे अशर्फियों की आवाज भी सुनाई नहीं देती और मुझे पता नहीं चलता कि अशर्फियां असली हैं या नकली। देखा जाए तो असल कारनामा तो शामू ने ही किया है। उसकी वजह से ही उस धोखेबाज सौदागर की चालाकी का पर्दाफाश हुआ है। रामू की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग अपने दोस्त के लिए उसका प्यार देखकर बहुत खुश हो गए। न्यायाधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश युवक, तुमने बहुत अच्छी बात की है। अपने दोस्त को भी नहीं भूले। अब मेरा फैसला यह है कि तुम्हारे दोस्त को भी उतनी ही छात्रवृत्ति मिलेगी जितनी तुम्हें दी जाएगी और उसकी भी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद न्यायाधिकारी वहां से चला गया। सब लोग चले गए तो श्यामू रामू से लिपटकर रोने लगा। इसके बाद दोनों लड़कों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वे सुबह से लेकर दोपहर तक अपनी पढ़ाई लिखाई करते और फिर शाम के वक्त सेठ मूलचंद की दुकान पर काम करते। दोनों लड़कों की माताएं बहुत खुश थीं। सेठ की दुकान पर काम करने के बाद जो पैसे मिलते थे वे उनकी माताओं के ही काम आते थे। दूसरी तरफ सेठ मूलचंद भी बहुत खुश था। कुछ समय बाद दोनों युवक पढ़ लिखकर बहुत समझदार बन गए। सेठ ने उन्हें बहुत सहयोग किया और उसी बाजार में उनका भी कारोबार शुरू करवा दिया। वे दोनों सेठ को देखकर कारोबार करना पहले से ही सीख गए थे। अब क्योंकि वे पढ़े लिखे भी थे, इसीलिए उनका कारोबार दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा। थोड़े ही समय के बाद वे धनवान बन गए। पुराने समय की बात है। एक गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। सुरेश अपनी पत्नी लाजो के साथ जीवन बिता रहा था। उसकी शादी को
कई साल बीत चुके थे, परंतु उनकी कोई औलाद नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने कई यत्न किए, हकीम, वैद्य, मंदिरों की मन्नत, साधु संतों का आशीर्वाद सब करके देख लिया, परंतु कोई फायदा ना हुआ। अब इसे ईश्वर का चमत्कार कहें कि बुढ़ापे में उनके यहाँ पर एक संतान हुई, जो कि एक बिटिया थी। दोनों ने उसका नाम ज्योति रखा और बड़े ही प्यार से पाल पोस कर उसे बड़ा करने लगे। ज्योति बड़े ही सरल स्वभाव की लड़की थी। समय बीता, बूढ़े किसान सुरेश की मृत्यु हो गई। उसकी ये इच्छा कि मरने से पहले बेटी के हाथ पीले कर दे, वो अधूरी ही रह गई। अब ज्योति की बूढ़ी मां ने घर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से उसे धोखा दे दिया। बुढ़ापे और बीमारी की वजह से उसकी मां भी भगवान को प्यारी हो गई। अब वो इस दुनिया में अकेली रह गई थी। उसकी मां की मौत से ज्योति को सदमा लगा। कई दिनों तक वो रोती ही रही और घर से बाहर ना निकली, परंतु आखिर कब तक वो इस तरह से जिंदा रहती। फिर उसने अपने आप को संभाला और अपनी खेती की थोड़ी बहुत जमीन पर सब्जियां उगाकर गुजारा करने लगी। एक दिन की बात है, ज्योति गांव की कुछ लड़कियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। सभी लड़कियां आपस में बातें करने लगीं और वे सब अपनी सगाई और ब्याह की बातें कर रही थी। एक सहेली जिसका नाम बंतो था, वो बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे ससुराल में दुल्हन के ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। इस तरह से सब लड़कियां बातें कर रही थी। कोई अपने भाई की बात कहती थी तो कोई अपने मामा की। बेचारी ज्योति सखियों की बातें सुनकर चुपचाप रह गई। उसके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी। बहुत दिन हुए उसके माता पिता मर चुके थे और उन्होंने उसके लिए कोई धन दौलत नहीं छोड़ी थी। उसका कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका वो सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। उसकी शादी का प्रबंध भला कौन करता, लेकिन उसका दिल भी चाहता था कि वो सखियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसलिए उसने बस ऐसे ही बात बनाते हुए कह दिया, मेरा चाचा भी परदेश से आ रहा है, वो मेरे लिए जेवर, गहने और कीमती कपड़े लेकर आएगा। उसी समय एक व्यक्ति जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, वहीं पर बैठा हुआ लड़कियों की बातें सुन रहा था। वो आदमी असल में एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम करता था। जब उसका दांव लगता तो वो लोगों को लूट लेता था। ज्योति की बात सुनकर वो मन ही मन बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन वो भेष बदलकर ज्योति के घर चला गया। वो अपने साथ कीमती वस्त्र और गहने भी लेकर आया था। उसने ज्योति से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूं, कई साल परदेश में रहकर बहुत सा धन कमा कर लौटा हूं। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूं। ज्योति भोली भाली और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने बचपन में अपनी मां से सुना था कि उसका एक चाचा भी था जो परदेश चला गया था। ज्योति ने सोचा कि शायद ये वही चाचा है। उसने ठग की बातों पर विश्वास कर लिया। ज्योति ने घर का सारा सामान बांधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे तो तभी एक कौवा जोर जोर से कांव कांव करने लगा। ज्योति ने अपनी मां से सुना था कि अगर कहीं जाते समय कौवा कांव कांव करे तो ये एक बड़ा अपशगुन होता है। उसने ठग से कहा, चाचा ये कौवा कांव कांव क्यों कर रहा है? ठग ने कहा, कांव कांव करना कौवे की आदत है, इसका कोई मतलब नहीं होता। वे दोनों अभी थोड़ी ही दूर गए थे तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। ज्योति ने फिर से वही सवाल चाचा से पूछा। कुछ आगे चलने पर एक सुनसान रास्ते पर गीदड़ के रोने की आवाज आई तो ज्योति ने कहा, चाचा ये तो बड़ा ही अपशगुन है। ज्योति के बार बार पूछने पर ठग हर बार यही कह रहा था कि शोर मचाना पशु पक्षियों की आदत होती है, इससे हमें क्या मतलब है, अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। वो ठग ज्योति को साथ लेकर अपने घर पर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने सारा भेद अपने आप ही खोल दिया और ज्योति से कहने लगा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूं। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हो गया था और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहां पर लाया हूं। ये सुनकर ज्योति बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसके लिए वहां से भाग जाना अब संभव नहीं था। उसे मार्ग के पशु पक्षियों की बात याद आई और अफसोस हुआ कि उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगी करने के लिए घर से बाहर जाता था तो ज्योति को अपनी मां के सुपुर्द कर जाता था। ठग की मां ज्योति पर कड़ी निगरानी रखती थी, उसे कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। ठग की मां बहुत ही बूढ़ी थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और गालों का मांस लटक रहा था
और उसके सिर पर सफेद बाल थे। ज्योति के बाल बहुत ही लंबे, काले और सुंदर थे और नागिन की तरह लहराते थे। बुढ़िया को ज्योति के ये बाल बहुत ही पसंद थे। एक दिन की बात है, जब ठग घर से बाहर गया हुआ था तो बुढ़िया ने ज्योति से पूछा, तुम्हें ये सुंदर बाल कहां से मिले? ज्योति ने बात बनाते हुए कहा, ये सब मेरी मां की कृपा है। उसने एक दिन एक कढ़ाई में तेल गरम करके मेरे बालों पर लगाया था। तब से मेरे बाल लंबे ही होते जा रहे हैं। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का ये पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, तो क्या मेरे बाल भी काले और लंबे हो सकते हैं? तू क्या वो तेल मेरे लिए बनाएगी? ज्योति ने झट से कहा, क्यों नहीं। इसके बाद ज्योति ने एक कढ़ाई में तेल गरम करना शुरू किया। वो नाटक करते हुए उसमें रसोई का सामान जैसे नमक, मिर्च आदि डालने लगी। जब तेल उबलने लगा तो उसने बुढ़िया से कहा कि अम्मा, अब तू आराम से आंख बंद करके बैठ जा और मैं तेरे सिर पर तेल लगाती हूँ। बुढ़िया ने जैसे ही आंखें बंद की, ज्योति ने उबलते हुए तेल की कढ़ाई बुढ़िया के सिर पर उड़ेल दी। बुढ़िया खूब चिल्लाई और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। ज्योति ने अब बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और दीवार के सहारे एक कोने में बिठा दिया। इसके बाद ज्योति ने घर का थोड़ा सामान और धन समेटा, फिर वहां से भाग खड़ी हुई। जब वो रास्ते से जा रही थी तो उसे ठग मिल गया। वो कहीं से चक्की के 2 पार्ट चुराकर लौट रहा था। उसे देखते ही वो झाड़ी में छिप गई। ठग ने ज्योति को देख तो लिया था मगर पहचान ना सका। वो समझा कि कोई और औरत होगी जो घर में किसी काम से आई होगी। असल में ठग खुद भी डर गया था कि कहीं चोरी का माल देखकर यह औरत शोर न मचा दे, और वो खुद भी छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वो ठग दूर चला गया तो ज्योति भी झाड़ी की ओट से बाहर निकली और अपने गांव की ओर चल दी। ठग जब घर पर पहुंचा तो ज्योति को आवाज देने लगा। उसे कोई उत्तर ना मिला। जब बार बार पुकारने पर भी ज्योति की कोई आवाज नहीं आई तो उसे क्रोध आने लगा। दीवार के सहारे बैठी हुई बुढ़िया को वो ज्योति समझ रहा था। वो गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर उसने चक्की के पार्ट बुढ़िया के सिर पर दे मारे। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो ज्योति नहीं उसकी मां है तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी मां चक्की के पार्टों से ही मर गई है। ठग ने मनी मन निश्चय किया कि वो ज्योति को वापस लाकर ही दम लेगा। ज्योति जब अपने गांव में लौटकर आई तो ठग के डर के कारण वो एक सहेली के घर पर रहने लगी। जब इस प्रकार 1 महीना बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा, इसीलिए वो अपने घर में रहने लगी। लेकिन उसके मन में अभी भी खुटका था, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए रात को एक तेज खंजर और एक दिया सलाई सिराने रखकर सोती थी। एक रात की बात है, जब वो गहरी नींद में सोई पड़ी थी तो ठग आ गया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन्होंने सोई हुई ज्योति को चारपाई सहित उठा लिया और चलते बने। बीच रास्ते में ही ज्योति की आंख खुल गई, लेकिन वो चुपचाप लेटी रही। जब वो जंगल में पहुंचे तो वहां घना अंधेरा था। ज्योति ने धीरे से अपना खंजर निकाला और पिछले 2 आदमियों के सिर काट डाले। फिर उसने तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया, लेकिन ठग अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। ज्योति खंजर लेकर उसके पीछे दौड़ी। ठग अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, ज्योति ने कुछ लकड़ियां पेड़ के आसपास इकट्ठी की और दिया सलाई से उनमें आग लगा दी। ठग उस पेड़ के साथ ही जलकर राख हो गया। इस तरह से ज्योति ने अपनी वीरता और साहस से उस ठग पर विजय पा ली। अब वो उस ठग के घर गई और उसका सारा माल और सामान इकट्ठा कर अपने घर ले आई। इस घटना के बाद आसपास के देहात में उसकी वीरता के चर्चे होने लगे। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे। फिर एक दिन ज्योति ने अपनी पसंद के एक लड़के से ब्याह किया और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।